So welcome to the lecture number 2 and we are now going to plot the functions. तो हम functions को plot करना चाहेंगे इस lecture में and functions को plot करने का मतलब क्या है? That is you already know that we draw the graph like this. Okay? और हमें पता है यहाँ पर y axis होती है और यहाँ पर क्या होती है x axis. Okay? But we don't know कि हमें नहीं पता कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स फर्स्ट ऑफ ऑल होते क्या है. ठीक है, मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा ग्राफ्स की बेसिक्स. तो उसमें आ जाते हैं आपके डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. तो डिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हम कहते हैं, लेट्स सपोज माय फंक्शन इज दिस f(x) is equal to 3x square plus 2x. This is my function and I want to know कि जहां पर जो मेरा वेरिएबल है इट्स डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट. तो उसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे f(x) की जगह मैं पुट कर सकता हूँ y. आई कैन पुट f(x) की जगह y. तो 3x square plus 2x. नाउ लुक एट दिस इक्वेशन. एक्चुअली वी कॉल y इज टू बी f of x क्योंकि y डिपेंड कर रहा है x पे. तो हम कह सकते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ x. Now, what we are going to do, we are going to say that my x is the independent variable. This is independent one, and my y is dependent. This is my dependent variable. Now, मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं, देखो अभी. तो x की वैल्यू देखो, जब मैं y की जब मैं x की वैल्यू 0 रख दूंगा, if I have x 0 then my y would be 0. जब मैं x की वैल्यू 1 रखूंगा then my y would be something 3 1 plus 2 कितना आ गया 5 and so on. जाने की जो y की वैल्यू है वो डिपेंड ही कर रही है x पे. so that's why independent variable क्या होगा, that is our x. ओके और जो डिपेंडेंट है वो क्या होगा हमारा y. ओके क्योंकि x को मैं कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ, x की वैल्यू मैं कितनी भी रख सकता हूँ बट y की वैल्यू मैं कंट्रोल में लेकर आ रहा हूँ. कंट्रोल में कैसे, क्योंकि मैं इसकी आर्बिट्ररी वैल्यू नहीं पुट कर सकता. कोई भी मेरे मन में आई वैल्यू वो मैं y की वैल्यू नहीं पुट कर सकता ना. बट x में मैं जो मन में आया मेरी मर्जी वो वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ. So that's why x is independent and y is dependent. So along the x-axis, always we have a independent variable along the x-axis. Remember it. And along the y-axis, we also always have the dependent variable. Now what happens is that चलो इतना हो गया. दूसरे पॉइंट पे आते हैं हम, स्लोप ऑफ द ग्राफ. ठीक है, now look at this line. if we plot some function, प्लॉट मतलब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी मैंने. यहाँ पर x1 y1 आएगा. ओके यहाँ पर x2 y2 आएगा या x3 y3 आएगा, कुछ भी आएगा. तो हमने प्लॉटिंग कर दी और उसके बाद हमने इसको ज्वाइन कर दिया. तो ये जो लाइन है दिस इज नथिंग कॉल्ड बट हैज अ लाइन. इसको कुछ नहीं कहते, लाइन ही कहते हैं. ठीक है, बट इसकी एक प्रॉपर्टी है. इस लाइन देखो, मैं अगर आपकी मेरा अगर ग्राफ मान लो ये होता, मान लो मेरी लाइन एक कुछ ऐसे आती. ठीक है, तो इस लाइन ए और इस लाइन बी में क्या फर्क है, एनी डिफरेंस, डू यू नोटिस. तो डिफरेंस भली भांति आपको पता है कि इसकी जो ढलान है, ए की ए लाइन है मेरे पास और ए की जो ढलान है, ठीक है, वो ज्यादा है, वाइल ऑफ बी उसकी कुछ कम है. तो ढलान मतलब कि इसके जो अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं और इसके भी अगर मैं पैरेलली टू द एक्स एक्सिस एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं, अब ढलान किसकी ज्यादा होगी, ढलान उसकी ज्यादा होगी जिसका एंगल क्या होगा ज्यादा. नाउ वी नो इसका फॉर एग्जांपल आप नोट कर लो, इसका 60 डिग्री होगा और बी का होगा आपका 30 डिग्री. ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू दिस हॉरिजॉन्टल लाइन.
तो जितना ज्यादा एंगल होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी, ढलान। ढलान मतलब जैसे हम पहाड़ी में, कोई पहाड़ है और उसकी ढलान ऐसे है और ऊपर हमने जाना है, तो मुश्किल किस में आएगी, ए ढलान चढ़ने में या भी ढलान को चढ़ने में। ऑब्वियसली बात है, ए ढलान वुड बी वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, उस पर क्लाइंब करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। सो दैट्स व्हाई ए हैव मच हायर स्लोप देन बी। ओके, और उसका रिलेशन वी नो दैट a slope is m and its relation is tan theta. This is the important relation where m is the slope. Remember it, where m is the slope, and I can erase all it. So m is my slope tan theta, और थीटा क्या था, ऑलवेज रिमेंबर, लाइन जो बना रही है हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, जहां एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, दोनों बातें ठीक है। तो वो हो गया हमारी स्लोप m, और m का दूसरा फॉर्मूला भी याद रख लो, दैट इज नथिंग बट dy बाई डी एक्स। जो y है दैट इज आर डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो मेरा x है दैट इज माय इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आई विल गिव यू दिस एग्जांपल। So it's also the formula of dy by dx. Also for a straight line, आगे जाकर बताऊंगा इसकी कुछ इक्वेशन होती है, तो वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो अभी जो ग्राफ्स के बेसिक्स हैं, पहले हमने पढ़ा डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और उसको प्लॉट कैसे करते हैं, शो कैसे करते हैं ग्राफ में, दैट यू नो। दूसरा स्लोप ऑफ द ग्राफ, और स्लोप मतलब एम की बात करते हैं। इसके दो फॉर्मूले मैंने बता दिए। ठीक है, और यही है आपका बेसिक्स ऑफ द ग्राफ्स। एंड वी आल्सो वांट टू, अच्छा एक और फॉर्मूला मैं भूल गया, इसका एक और फॉर्मूला है, दैट इज y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। एंड नाउ व्हाट आर y2 y1, अगर आप प्लॉट करते हो कोई भी चीज को, अगर आपने ये प्लॉटिंग की है, इसकी x2 y2 है इसकी लाइन, मतलब कोऑर्डिनेट, और इस पॉइंट का है x1 y1। ठीक है, सो व्हाट यू डू, यू एक्चुअली, अच्छा ऊपर को आप ले लो x2 y2 और नीचे को ले लो x1 y1। ओके, सो दैट्स व्हाई यू विल जस्ट सब्सट्रैक्ट दिस, आप जस्ट इसको सब्सट्रैक्ट कर दो y2 माइनस y1 पॉइंट को, और नीचे सब्सट्रैक्ट कर दो x2 माइनस x1 को, दैट विल गिव यू द स्लोप। ओके, और एक और बात दैट वेरी इंपॉर्टेंट, मान लो अगर ये ग्राफ है, दिस इज माई लाइन, नाउ इट इज अ डिक्रीजिंग स्लोप। ठीक है, क्योंकि ये शुरू हो रही है आपकी, मान लो कुछ पॉइंट है, ठीक है, और ये खत्म हो रही है जीरो पे। y की बात कर रहा हूँ, y कोऑर्डिनेट कुछ होगा इसका y, पर जाते जाते एट द सी पॉइंट इट्स कोऑर्डिनेट इज जीरो, सो इट इज अ डिक्रीजिंग स्लोप। तो आगे जाकर पढ़ोगे डिक्रीजिंग स्लोप भी होती है, इंक्रीजिंग स्लोप भी होती है। ठीक है, अच्छा, जरूरी भी नहीं है कि ये स्ट्रेट ही हो, इट कुड बी कर्व्ड लाइक दिस, it in fact it could be like this circle. ओके, तो ये है सारा कुछ। नाउ एरिया अंडर द ग्राफ, सो स्लोप की बात कर ली, वेरी ऑब्वियस कि हम एरिया की भी बात करें, मतलब इस लाइन के अंदर अंदर, अगर मैं इस लाइन के अंदर अंदर एक एरिया इसका फाइंड करना चाहूंगा, सो व्हाट वुड बी इट्स एरिया। ठीक है, तो आप करोगे क्या, एरिया फाइंड करोगे, and what is area, it is nothing but area under the slope। अगर इस फिगर में पर्टिकुलरली इस फिगर में देखो, यू विल गेट दैट इट इज फॉर्मिंग अ ट्राइंगल, तो इसमें आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालोगे। मान लो अगर ऐसा ग्राफ होता आपके पास, ऐसा स्ट्रेट, नाउ यू सी, if I draw this line, then area of the under the this slope is nothing but the area of the rectangle। Okay, but sometimes you will not get these straight lines but curved lines। okay, अब इसमें अगर मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं ऐसे, और एरिया देखो, अब ये ना ट्राइंगल है ना रेक्टेंगल है, ना स्क्वायर है ना आपका सर्कल है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसका एरिया भी करने का भी एक हमारे पास तरीका है, बट अब मैं नहीं कराऊंगा, वो आगे जाकर हम करेंगे। ठीक है, तो
ऐसे भी आपको मिल सकती हैं, बट टेंशन मत लो अभी तक। अब दिस इज जस्ट योर अंडरस्टैंडिंग कि आप एरिया कैसे निकालोगे, ठीक है। और आई विल गिव यू नाउ द एग्जांपल्स, if I if I can give you some examples from the physics कि आप कैसे करोगे। नो दिस इज कलर। तो देखो, मान लो आपको ढूंढना है एक्सेलरेशन, और आपके पास है योर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, so how can you find now this is the question, listen, this is the question that how would you find the acceleration? Okay, so you know that acceleration is nothing but dv by dt। अगर नहीं नहीं भी पता तो भी चलेगा, ठीक है। और आसानी के लिए बता दूं, इट इज ऑल्सो v2 माइनस v1 ओवर t2 माइनस t1। ये तो पढ़ा होगा फॉर्मूला, दिस इज इजी फॉर्मूला, ठीक है। तो देखकर ही आपको पता लगता है ना दैट एक्स, इसका जो क्या रूप है, इस इक्वेशन का जो रूप है वो इस इक्वेशन के साथ मैच हो रहा है। ओके, तो इस और देखो, v मैंने प्लॉट किया है अलोंग द y एक्सिस विच इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, और y भी क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। और t2 is the independent variable and x is also the independent variable। तो ये सिमिलैरिटी है, और ये शो क्या करता है, that shows us the slope of the graph, slope of that line। So similarly we can find the acceleration by finding the slope of this graph। if this graph is like this, तो हम इस ग्राफ से इसकी पहले स्लोप फाइंड करेंगे, और स्लोप मुझे क्या देगा, that will give us acceleration। got it? Similarly if I'm अब मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है कि अगर स्लोप ये देगा तो इसका एरिया क्या देगा मुझे, वो भी कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करेगा। ओके, देखो हमने अभी क्या पढ़ा था, रिलेशनशिप विद मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। हमने पहले मैथ्स पढ़ा, क्या पढ़ा, स्लोप के बारे में पढ़ा, एरिया के बारे में पढ़ा इन द ग्राफ्स। नाउ वी आर को रिलेटिंग दोस कॉन्सेप्ट्स विद द फिजिक्स। तो ये जो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं अब उसको हम को रिलेट कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन दैट एरिया इज नथिंग बट दिस ट्राइंगल एरिया। नाउ अब देखो, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं v इंटू टी और उसको डिवाइड कर दूं 2 से, नाउ दिस इज नथिंग बट द माय डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्यों होगा, क्योंकि मुझे पता है डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट v इंटू टी। ओके, और ये जो मैंने ऐसा क्यों किया, बिकॉज दिस इज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल जो बन रहा है ना, उसका एरिया है। तो उससे हमें पता लग रहा है कि एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग अस द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, पहले एक्सलरेशन ने क्या हमें रिप्रेजेंट करना किया, दैट इज आर बाय फाइंडिंग द स्लोप वी कैन फाइंड आर एक्सलरेशन। नाउ by finding the area under this line from this graph we can now find the displacement। तो कितना अच्छा, कितना इंटरेस्टिंग चीज है। ओके, now again every equation has corresponding graph। now every equation, now listen to read this aloud, every equation has corresponding graph। मतलब कोई भी आप एक इक्वेशन लिख दो, फॉर एग्जाम्पल दिस इक्वेशन लिख दो, टेढ़ी मेढ़ी, कुछ भी मतलब नहीं है इसका, इसका भी एक ग्राफ होगा। चलो और कुछ अजीब सा लिखते हैं, दैट इज वाई इजकल टू ई एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका भी एक ग्राफ होगा। तो जो भी आपके पास इक्वेशंस है, तो उनको जब तुम करोगे उसका एक करस्पॉन्डिंग ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, कोई भी इक्वेशन, even even quadratic equation has a this it's a corresponding graph। मैं दिखाऊंगा बाद में प्लॉट करने हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस ग्राफ। एक तो ग्राफ पता लग गया कि हम एक्सलरेशन फाइंड कर सकते हैं, जो मैंने पिछली स्लाइड में बताया कि एक्सलरेशन फाइंड कर सकते हो तुम और क्या डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हो, मतलब कुछ भी फाइंड, फिजिकल थिंग्स जो हम फिजिक्स में पढ़ेंगे वो तो करेंगे ही प्लॉट। पर दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है कि जो भी आपके पास कॉम्प्लिकेटेड अगर इक्वेशन है, ठीक है, तो उसको
देखो अगर मेरे पास बहुत ज्यादा भयंकर सी इक्वेशन है, आई लाइक दिस वर्ड भयंकर, ओके, कोई भी आपकी तुम्हारे पास है इक्वेशन जो बहुत भयंकर लग रही है, लाइक दिस एक्स ई एक्स, कुछ भी मैं बना रहा हूँ, ओके, अंडर रूट ऑफ 2x/3 i बाय 4/x, कुछ भी। अब मैं इसका मतलब जानना चाहता हूँ। नाउ माय मोटिव इज टू फाइंड द मतलब ऑफ दिस, इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो इसको मैं प्लॉट करना चाहूंगा, क्योंकि जैसे मेरे फॉर एग्जांपल इसका प्लॉटिंग ऐसे कुछ आ जाती है, ठीक है, मान लो इसका ग्राफ ऐसा कुछ है, तो उसको मैंने रीड कर सकता हूँ ना, कि एट द x इज इक्वल टू एट इज y इज इक्वल टू -1, व्हाट इज माय x, इसको y ले लो, ठीक है, आसानी से पता लग जाता है। एंड इफ x इज समथिंग व्हेन y इज 0, y किस x की किस वैल्यू पे 0 हो रहा है वो भी देखो ध्यान से पता लग जाता है। फॉर एग्जांपल x जहां पर है हो आपके पास 2, देन तुम्हें पता लग जाएगा कि y 0 होता है x इज इक्वल टू 2 पे। तो इसको रीड कर सकते हैं हम कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन को भी। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग द ग्राफ्स। सो ग्राफ ऑफ द जनरल इक्वेशंस, तो ग्राफ क्या होगा, हम कुछ जनरल इक्वेशंस का बनाएंगे। जनरल इक्वेशंस फॉर एग्जांपल माय स्ट्रेट लाइन है, देन सर्कल है, पैराबोला है, ठीक है, ऐसा कुछ। तो वो हम ग्राफ सीखेंगे एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस पर ध्यान दो। सो स्ट्रेट लाइन तुम क्या करोगे, अगर मेरे पास एक लाइन है दिस, क्या हो गया, अगर मेरे पास लाइन है दिस, ओके, तो इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं इसकी इक्वेशन चाहता हूं फाइंड करना, ठीक है। मान लो इसका देखो ना, अगर मेरे पास ऐसे कुछ इक्वेशन है 3x+2 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 3x+2, तो इसका मैं मुझे देखो ग्राफ बनाने के लिए कुछ टाइम चाहिए मुझे, ग्राफ बनाने के लिए कुछ क्या चाहिए, टाइम। नो, हर बार मेरे पास टाइम नहीं होगा, तो मैं क्या करूंगा, मुझे कुछ तो आइडिया हो कि ये लाइन कैसी दिख रही होगी। इस इक्वेशन से जो मुझे ग्राफ मिलेगा, जो मैं ड्रॉ करूंगा लाइन, वो कैसी दिखेगी, वेदर इट विल बी कर्व्ड लाइन और स्ट्रेट लाइन और सर्कल, कैसा होगा, आई डोंट नो। तो उसके लिए मुझे कुछ आइडिया चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास कुछ जनरल इक्वेशंस होती हैं जो तुम्हें कुछ बेसिक आइडिया देती हैं कि ये वेदर इट इज अ स्ट्रेट लाइन, वेदर इट इज अ सर्कल, ओके। तो जैसे स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के लिए एक जनरल इक्वेशन है, दैट इज y इज इक्वल टू mx+c। this is the general, I will rub this, then I can explain. So y is equal to mx+c, this is my general equation of the straight line, और तुमने ये पढ़ी भी होगी in the 10th class। तो ऐसी कुछ अगर फॉर्म बन रही होगी इक्वेशन की, देन इट रिप्रेजेंट्स स्ट्रेट लाइन, ओके। सो पिछली जो एग्जांपल दी थी दैट वाज दिस, तो जहां से क्या आप तुम्हें रिप्रेजेंट हो रहा है, दैट इज c is 2, अगर ध्यान से कंपेयर करोगे, देन m is 3, तो जहां से मुझे ये पता लग गया c is 2 m is 3, तो इसकी स्लोप मुझे पता है। अब देखो ध्यान से, c is known as my intercept, is known as intercept and m is known as my slope। अब इस स्लोप तो तुम्हें पता ही है, ठीक है, तो स्लोप अगर पता है, बट व्हाट इज सी, सी इज नोन एज इंटरसेप्ट, और इंटरसेप्ट का मतलब हम जहां पर वाई इंटरसेप्ट की बात करते हैं, ओके। तो वाई इंटरसेप्ट मतलब ये जो जीरो ऑरिजिन है, दिस इज माय ओरिजिन 0, और किस हाइट पे ये ग्राफ, ये लाइन स्टार्ट होगी। इफ c is 2, therefore my line would start from y is equal to 2। इफ c is, सपोज कर लो अगर c -2 होता, तो ग्राफ मेरा -2 से ही स्टार्ट होता। अगर 2 से स्टार्ट हुआ होता, देन माय ग्राफ वुड बी लाइक दिस। अच्छा, ऊपर ही क्यों गई, नीचे क्यों नहीं मैंने की, नीचे इसलिए नहीं की बिकॉज ये जो स्लोप है मुझे बता रही है कि ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब ढलान ऊपर की ओर जाएगी।
अगर नेगेटिव होगा तो ढलान नीचे की ओर आएगी। ओके, सो देयरफॉर अच्छा, अगर C-2 होता तो ग्राफ ऐसा होता इसके पैरेलल, बट शुरू देखो कहां से हुआ, -2 से हुआ। So this is y-intercept. C is nothing but y-intercept. And also we can also find the angle. जहाँ की अगर मैं यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूं और ये मैं थीटा ढूंढना चाहूं, देन मैं थीटा ढूंढ सकता हूं यूजिंग दिस फॉर्मूला। पीछे पड़ा है ना, पीछे अभी मैंने पढ़ाया है दैट m इज नथिंग बट tan थीटा। तो थीटा अगर ढूंढ लो, अगर मान लो m इज इक्वल टू 1, लेट्स सपोज, देन थीटा वुड बी 45 डिग्री। ये थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री है जो मैं आगे भी जाकर बताऊंगा। अभी तक तो जस्ट मान लो कि अगर मेरा इफ माय स्लोप इज 1, देन थीटा इज 45 डिग्री। So this is 45 degree and this is also 45 degree if m is equal to 1। और ये कहां से ढूंढा, जो हमने पीछे ही पढ़ा था। तो हर चीज को सीखना पड़ेगा, माइंड में उसको डालना पड़ेगा। और ये वीडियो हो सके तो अगर नहीं समझ आई या कुछ समझना चाहते हो तो यू कैन वॉच दिस वीडियो 2 or 3 times मोर, 2 or 3 times, नॉट मोर। ठीक है ना, क्योंकि ये बेसिक्स है, बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। अच्छा, और इसका पूरा इस्तेमाल आएगा आपकी काइनेमेटिक्स में, जो तुम पढ़ोगे अगले अगले व्हाट इज अगले अगले चैप्टर्स में पढ़ोगे ना काइनेमेटिक्स, तो उसमें ग्राफ्स हैं, ग्राफ्स की स्टडी है, तो ग्राफ्स में वहां पर काम आएगी। ठीक है, नाउ कुछ रह तो नहीं गया। ओके, सो सर्कल, अब सर्कल भी हमें जनरल इक्वेशन चाहिए। तो सर्कल की जनरल इक्वेशन ऐसी कुछ होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, वेयर आर इज नथिंग बट योर रेडियस ऑफ सर्कल। तो इसकी एग्जांपल अगर मैं फिजिक्स से लूं, फिजिक्स में आपको कुछ एग्जांपल, वैसे तो नहीं है कोई एग्जांपल, बट आई कैन गिव एग्जांपल लाइक फ्रॉम द सिंपल हार्मोनिक मोशन, जहां से मिला था। हाँ, पी स्क्वायर बाय 2 me प्लस एक्स स्क्वायर बाय ओमेगा इज इक्वल टू 1। मान लो ऐसी कुछ इक्वेशन है, उसको भी 2 me कर दो। ओके, ये कुछ फालतू से इक्वेशन डाली है, अभी मेरे माइंड में नहीं आ रही इक्वेशन। तो मान लो ऐसी कुछ इक्वेशन है जहां पर मैं एक्स नहीं लेता हूँ, जहां पर मैं लेता हूँ आपका टी स्क्वायर। ओके, समथिंग लाइक टी स्क्वायर। तो ऐसी इक्वेशन है, ठीक है। अब देखो इसको इसको कंपेयर कर सकते हो, यहां पर मैं पी अगर एक्स को मान लूं, ठीक है, वाई टी को मान लूं, then even if I can also write this equation like this 2me, ठीक है, और आर स्क्वायर इसको मान लूं, तो हूबहू ये इससे मैच हो रही है, क्योंकि पी स्क्वायर टी स्क्वायर दोनों के ऊपर स्क्वायर है, और यहाँ पर भी तुम्हारे पास स्क्वायर है, और यहाँ पर ऑन द अदर हैंड साइड यहाँ पर कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि रेडियस ऑफ अ सर्कल इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट टर्म है। ओके, ये फालतू सी इक्वेशन थी जो मेरे वैसे बना दी, ऐसे कोई फिजिक्स में कोई इक्वेशन नहीं है, इक्वेशन है नहीं है ऐसी फिजिक्स में। तो बट अगर समझ आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो पूछ सकते हो, ठीक है, द टेलीग्राम पूछ सकते हो वहां से। मैं फिर फाइंड करता हूँ कोई एग्जांपल है फिजिक्स में ऐसी जो सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही होगी। ओके, सो दिस इज नाउ इफ आई भूल गया, सो व्हाट इज द ग्राफ फॉर इट, सो आई हैव टू इरेज इट। सो इसका ग्राफ तो तुम्हें पता ही है कि कैसा आएगा, इसका ग्राफ ऐसा आएगा। अगर जहां पर मेरी y एक्सिस हो और जहां पर x एक्सिस हो, सो दिस इज माय ग्राफ विच इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, और यहाँ पर मेरा रेडियस है r, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना इसमें। ओके, नाउ यू हैव एलिप्स, ये है भाई, ये है हमारा भाई, किसका भाई, सर्कल का भाई। देखो इसमें और इसमें फर्क देखो, अभी मैं डायग्राम शो करने जा रहा हूँ।
सो दिस इज माई एलिप्स। देखने में थोड़ा बहुत, जा कह सकते हैं बहुत बहुत मिल रहा है तुम्हारे सर्कल के साथ, बट एक चीज जो डिफर कर रही है दैट सर्कल में ऑल अराउंड इट्स रेडियस इज कांस्टेंट, बट एयर इसको हम रेडियस नहीं बोलते, बात में बताऊंगा क्या, बट ये डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पर कम होता जा रहा है ना, फिर बढ़ ही जा रहा है। सो दिस कांट बी आर रेडियस, ऑल्दो ये सारी सर कुछ हद तक सर्कल के साथ सर्कल जैसा दिख रहा है, बट इट इज नॉट अ सर्कल बिकॉज इट्स रेडियस इज नॉट कांस्टेंट। तो ये सर्कल तो है नहीं, तो अब जो मैं रेडियस कह रहा हूं उसको रेडियस नहीं बोलते, उसके दो चीजें बोलते हैं। जो एक जो ये लाइन है दैट इज नोन एज माय सेमी मेजर एक्सिस, और ये जो ये ऊपर वाली लाइन है दैट इज माय सेमी माइनर एक्सिस। और ये हम कहां से माप रहे हैं, दिस इज एक्चुअल द सेंटर ऑफ दिस एलिप्स। ओके, एंड और इस एलिप्स में दो फोकस होते हैं। Every ellipse has two focus. One is at this position P and other is at Q position. Okay. And semi major axis और ये जो distance है, for example हम R1 इसको लेंगे, which would be called as OP distance is R1 and my P इसको ले लो PS distance would be R2. ओके, इसका कुछ नाम तो नहीं होता बट R1 and R2 है। and now what is my semi major axis would be, it would be A, and which is equal to R1 plus R2 by 2, R1 plus R2 by 2। एंड अगर B निकालना है, B निकालने के लिए तुम्हें एक चीज और चाहिए दैट इज नोन एज माय इसेंट्रिसिटी। जी कुछ नई चीजें आ रही हैं बट एक एक बार ये तुम्हें एक अपने माइंड में बैठानी होंगी ये चीजें। सबसे पहले आई विल रिपीट। तो एलिप्स में होता क्या है, दिस इज माय सेमी मेजर एक्सिस व्हिच इज आई कैन कॉल दिस सेंटर एज एनएस। एनएस इज माय सेमी मेजर एक्सिस, एन बी is my semi minor axis, P1 P and Q are my focus, और ये जो डिस्टेंस है OP फ्रॉम द फोकस इज R1 एंड जो बाकी जो बच गया डिस्टेंस दैट इज नोन एज R2 एंड योर semi major axis is defined like R1 plus R2 by 2. Okay, similarly we can, here we have another term that is eccentricity which is represented by small e. Eccentricity is just a number और ये नंबर इलिप्स के लिए हमेशा नेगेटिव होगा, सॉरी नेगेटिव मतलब ई लेस देन 0 होगा। और ई एंड वी हैव दिस रिलेशन, ठीक है। सो जनरल इक्वेशन इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये बट ये चीजें पढ़ोगे थोड़ी बहुत ही, तो वही चीजें मैं कराऊंगा। ओके, सो एग्जांपल फ्रॉम फिजिक्स इज अगेन जो पिछली एग्जांपल दी थी ना, जो सर्कल की एग्जांपल दी थी पी स्क्वायर बाय 2me, यहाँ पर मैं कुछ अलग करूंगा, पी स्क्वायर बाय लिख दूंगा जस्ट E1 प्लस टी स्क्वायर बाय E2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। और इसके जनरल इक्वेशन आई कैन राइट इफ आई जस्ट रिमूव इट। So general equation is nothing but x square plus y square is equal to 1 and over a over b. Oh sorry, a square plus b square. So this is your general equation. Okay. And यहाँ पर मैंने ये एग्जांपल दी थी p square by कितना by E1 and p square by sorry t square by E2 is equal to 1. तो ये कुछ एग्जाम्पल है। अगर इसको कंपेयर करोगे तो तुम्हें मिलेगा a would be root E1 and b would be
√e2, क्योंकि a1 is nothing but a square and a was our semi major axis and b is semi minor axis. So this is all about ellipse. और इससे अगर हम देखें कि a स्क्वायर b स्क्वायर दोनों अगर इक्वल हो जाएं देन वी गेट सर्कल. देखो अगर मैं दोनों में पुट कर दूं सेम वैल्यू a स्क्वायर एंड y स्क्वायर के नीचे भी a स्क्वायर लिख दूं, देन इफ आई जस्ट अगर मैं इस क्वांटिटी को उधर ले जाऊं तो ये सर्कल की ही इक्वेशन आ जाती है. सो वी कैन से ellipse circle is an special case of ellipse. Circle is a special case of ellipse. क्योंकि सर्कल की जो फॉर्म है वो एलिप्स से ही आई है. अब ठीक है, हम ये नहीं कह सकते एलिप्स की फॉर्म सर्कल से आई है, इट वुड बी रॉन्ग. ठीक है, सर्कल इज द स्पेशल केस ऑफ एलिप्स. एलिप्स से ही इसकी शुरुआत होती है और सर्कल तब जाकर बनता है इफ ये कंडीशन मैच हो, इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर और ए इज इक्वल टू बी. ठीक है, इजी. नाउ दिस ट्रिग्नोमेट्री टर्म जिसको हम बोलते हैं साइन थीटा. ठीक है, अगर साइन थीटा माने साइन कर्व का ग्राफ ड्रॉ करना चाहूंगा मैं तो इसका ग्राफ ऐसा नजर आएगा. नाउ दिस इज माय फंक्शन ओनली, दिस इज नॉट अ इक्वेशन, फंक्शन ऑफ थीटा. ठीक है, तो ये फंक्शन है मेरे पास विच इज जस्ट फंक्शन नॉट एन इक्वेशन. तो इसका ग्राफ इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसका ग्राफ नोट डाउन ऐसा ड्रॉ करके देखो, ऐसा होता है इसका ग्राफ. ठीक है, कुछ गंदा सा बन गया बट दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन. सॉरी इसमें भी कुछ गलत हो गया. तो साइन का ग्राफ कुछ ऐसा है, ये तो ठीक बना था. सो दिस इज ग्राफ और ये ऐसे बनेगा, नॉट ऊपर से आएगा, जैसे कॉन्टिन्यूस रहना चाहिए ना. देखो ऐसे ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे. ठीक है, तो दिस इज माय साइन कर्व और साइन कर्व की वैल्यूज एंड इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन. पहले तो ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. और दूसरी बात क्या है, दिस इज नथिंग बट पीरियोडिक फंक्शन. पीरियोडिक मतलब ये इसकी वैल्यू हमेशा 0 से 1 तक ही जाती है, -1 तो नहीं होती. हाँ, 0 से 1 तक ही जाती है इसकी वैल्यू ऑल्सो. और 0 के 1 में ये पीरियोडिक. देखो अगर मैं इस एक्स एक्सिस पे थीटा प्लॉट करूं और वाई एक्सिस पे इसकी साइन की वैल्यू प्लॉट करूं तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम जाएगी तुम्हारी 1 और मिनिमम जाएगी, अच्छा मिनिमम -1 है, सॉरी मिनिमम मीन्स -1 तक जाएगी. दिस इज एंड इसके बीच में जस्ट पहले देखो 0 हुआ, देन 1, देन 0 हुआ, देन अगेन -1 एंड अगेन 0 एंड अगेन 1. मतलब पीरियोडिक हो रहा है, फिर अपने आप रिपीट कर रहा है ये फंक्शन अपनी वैल्यूज. ठीक है, तो कुछ साइन फंक्शन है जो मैं बाद में बताऊंगा, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री के लिए अलग लेक्चर होगा. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री अपने आप में बहुत ज्यादा है, उसमें फॉर्मूले बहुत हैं. ठीक है, तो बट as far as graph is concerned you should note these points. Okay, next is our cosine curve. cosine curve में कुछ करना नहीं है, इसमें जस्ट तुम ऐसे करोगे जी. अब बस यही है आपकी cosine curve. फर्क क्या था उसमें, उसमें देखो 0 से स्टार्ट हो रही थी साइन कर्व, while this starting from the 1 point, from the 1 value. और ये भी -1 से लेकर 1 तक पैरी करती है. It's also a periodic function and of course it is also a trigonometric function. Periodic function भी है, बस हल्का सा डिफरेंस है between sine and cosine. Cosine starts from 1 while sine curve starts from 0.
Okay, this is another graph we will have. This is a graph for the function called as ex. So ये this is important also. ठीक है, एक आपका साइन का इंपॉर्टेंट है, एक आपका इसका कोसाइन का, और ये एक ई एक्स. नो, ई इज अ नंबर. ई इज अ नंबर विच इज यूज्ड इन मैथ्स. ओके, तो नंबर है तो ई की वैल्यू होती है 2.7. आगे भूल गया मैं. ओके, 2.7 इतनी इसके अराउंड होती है. ठीक है, एग्जैक्ट आपको तुम्हें याद भी नहीं रखनी इसकी, बट इसके अराउंड होती है आगे 2.73. हाँ, 2.73 इतनी इतनी वैल्यू होती है इसकी. E is nothing but 2.73. So this is the value of E. और इसको हम इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो देखो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, जहां से गया और जहां से ऐसा डिक्रीज और जहां से बिल्कुल इंक्रीज. ओके, सो दिस इज द EX. ठीक है, तो ये EX का ग्राफ है. और इसको समझने के लिए बस जस्ट तुम्हें जस्ट प्लॉटिंग करनी है. देखो, अगर मैं x 0 ले लूं, then I will get e power 0 as 1. तो ये जब 1, जब 0 जहां पर x है, दिस इज EX. ठीक है, जब x की वैल्यू 0 है तब मेरा वैल्यू कितनी है, 1. सो इट इज लाइक 1. ठीक है, और जब x आगे, वैसे तुम्हें जरूरत नहीं है, जस्ट यू शुड रिमेम्बर कि EX का ग्राफ कुछ ऐसा. और अगर e माइनस एक्स है, वो भी कई बार आ जाता है e माइनस एक्स, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा, ये भी 1 पर आएगा, बट उसके साथ ये डिक्रीज होता रहेगा ऐसा. जस्ट इसका उल्टा है e माइनस एक्स. तो ये है e माइनस एक्स ग्राफ एंड दिस इज e प्लस ई एक्स ग्राफ. ठीक है, आगे मैंने नेचुरल लॉग शायद लिखा, उसका नहीं है. ओके, सो दिस इज ई एक्स ग्राफ. इतने ही ग्राफ्स आप तुम्हें पता होने चाहिए, साइन कोसाइन एंड ई एक्स भी वैसे बहुत कम आते हैं, बट यू शुड एटलीस्ट नो दिस ग्राफ हाउ दे लुक्स लाइक. तो इसमें और कुछ बता सकता हूँ मैं एडिशन में. लेट मी थिंक. साइन में, हाँ, साइन में तुम्हें जस्ट वो, हाँ, वैल्यूज में अभी बता देता हूँ. हाँ, दैट विल बी ओके. अगर दिस इज माय टेबल और ये है साइन थीटा. ठीक है, अगर मेरा ओनली थीटा, थीटा की वैल्यू अगर मैं लिखूं 0 डिग्री, यू शुड ऑल्सो ड्रॉ इन योर नोटबुक्स. अगर थीटा 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, कईयों को तो पता ही होगा ये वैल्यूज. ओके, बट फिर भी अगर नहीं पता है देन यू शुड नो. तो 90 तक की याद करते हैं, आगे भी याद कर सकते हैं, बट उसके लिए एक ट्रिक भी होती है, वो फिर उसमें बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्री में. देन साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, देन इट वुड बी 0, it is 1/2, it is 1/√2, it is √3/2, it is 0 डिग्री. और अगर तुमने कोसाइन की भी बनानी है, कोसाइन की, तो कुछ नहीं करना है, इसको जस्ट इसको 1, इसको सॉरी 1, इट शुड बी 1. जस्ट वैल्यूज को रिवर्स कर दो. एट 0 डिग्री इट्स वैल्यू इज 1, एट 30 डिग्री इट्स वैल्यू इज √3/2. जस्ट आई एम जस्ट रिवर्सिंग द ऑर्डर. एट 45 डिग्री दोनों की वैल्यूज क्या होती हैं, सेम, दैट इज 1/√2. 60 फिर क्या आएगा, जो साइन 30 की वैल्यू है, दैट इज 1/2. और 90 पे ये 0 हो जाती है. ओके, कईयों को कंफ्यूजन होती है कि साइन 0 इज 1 और साइन और कॉस 0 इज 1. तो उस कंफ्यूजन को हटाने के लिए यू शुड हैव दिस इमेज ऑफ साइन कर्व. ठीक है, अगर कोसाइन कर्व देखोगे तो एट 0 एक्स थीटा इज इक्वल टू 0 पर देखो ध्यान से, अगर ये मेरे थीटा है तो थीटा 0 पे 1 है. अगर जस्ट तुम रिमेंबर कर लो कि एट, अगर तुम्हें इमेज पक्का याद है तो तुम्हें ऑब्वियसली बात है कि पता होगा कि 0 पर वैल्यू कॉस की कितनी होती है, दैट इज 1. सिमिलरली 0 पर उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1. और उल्टा कब करना है, अगर साइन की वैल्यू 0 पर 1 है तो 90 डिग्री पे 0 होगी, 1 होगी, उसका जस्ट उल्टा. Similarly, if your cos 0 is 1,
देन 90 डिग्री पे ही वो जीरो होगी, cos 90 डिग्री इज इक्वल टू जीरो। सो दिस इज वेरी वेरी बेसिक, रिमेंबर करना है, पढ़ना है, इसको दिमाग में बिठाना है कि टिप्स पे होना चाहिए ये सब कुछ। ओके